देश में नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुहिम तेज हो गई और अब उन बातों को कयास लगाया जा चुका है जिसमें यह कहा जा रहा था कि कौन होगा अगला देश का राष्ट्रपति, क्योंकि अब यह तय हो चुका है कि जो एनडीए की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू वो ही अगली राष्ट्रपति होंगी। यह मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि जो एनडीए के पास वोट प्रतिशत है वो पहले से ही 48% उनके पास वोट है। और यहां आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुने जाने के लिए 50% या उससे अधिक वोट प्रतिशत होने पर प्रत्याशी चुन लिया जाता है। जिस भी कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट मिलते हैं, वोट प्रतिशत मिलता है, जिसमें कि राज्यसभा, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं, विधायक हैं, वो वोट करते हैं। इनका प्रतिशत निकाला जाता है और अभी तक एनडीए के पास जो वोट प्रतिशत है वो 48% है। उनको केवल 2% की आवश्यकता है, लेकिन ये 2% पूरा हो जाता है अब, क्योंकि अब जब ये नाम घोषणा हो गया है द्रौपदी मुर्मू का, इसके साथ ही बीजू जनता दल ने घोषणा कर दी है। क्योंकि सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी ने जब बीजू जनता दल से एनडीए के प्रत्याशी को सपोर्ट करने की बात की थी, तभी बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक ने पार्टी आला कमान से बीजेपी के ये कहा था कि यदि वो उड़ीसा का कोई कैंडिडेट चुनते हैं तो उसके लिए वो पक्का तौर पे वोट करेंगे, लेकिन दूसरों के लिए वो अपने दलों से बात करेंगे, अपने लोगों से बात करेंगे। यानी कहीं संशय था, लेकिन अब वो संशय दूर हो चुका है क्योंकि जो प्रत्याशी है एनडीए की द्रौपदी मुर्मू वो उड़ीसा मूल में ही जन्मी हैं और उड़ीसा से ही उन्होंने अपना कैरियर शुरुआत किया है। उड़ीसा में पली बड़ी हैं, वहीं पढ़ाई की और क्लर्क से अपना जीवन शुरू करने वाली द्रौपदी मुर्मू वहां बीजू जनता दल में मंत्री भी रही हैं। तो अब पक्का हो गया कि बीजू जनता दल इनको सपोर्ट करेगा और बीजू जनता दल के पास जो वोट प्रतिशत है वो 3% है। यानी बीजू जनता दल की वोट अगर एनडीए की वोट में मिल जाएगी तो वो 51% हो जाता है, जो जीत के लिए काफी है। इसके अलावा वाईएसआर जो जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, इनका वोट प्रतिशत 4 है और ये 4% भी यदि इसमें मिल जाता है तो ये प्रतिशत बैठ जाता है 55। यानी 55% केवल वाईएसआर से और बीजू जनता दल के मिलने से इनको प्राप्त हो जाता है। जबकि सूत्रों की माने तो अभी और भी दल भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, जिसमें अभी हाल ही में शिवसेना से अलग हुए जो सदस्य हैं उनका वोट प्रतिशत भी है, वहां सांसद भी हैं, उनका वोट प्रतिशत भी है। और यहां आपको बात करूं तो अभी जो नीतीश कुमार है, जनता दल उनकी पार्टी जेडीयू, उनसे भी बात हुई है और नीतीश कुमार भी इन्हीं को यानी वो द्रौपदी मुर्मू को वोट करने वाले हैं, उनकी पूरी पार्टी। क्योंकि आपको यह बता दूं कि जो विपक्ष ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है यशवंत सिन्हा, ये यशवंत सिन्हा यूं तो पहले ही ये लग रहा था कि विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट हो वो जीत नहीं पाएगा। और इसी बात को समझते हुए आपको बता दूं शरद पवार ने हार देखने से मना कर दिया था, यानी उन्होंने समझ लिया था कि जीतेगा तो एनडीए का ही कैंडिडेट, और इसलिए इस बुढ़ापे में लास्ट के पड़ाव में क्यों अपने नाम एक हार लिखवाएं, और इसलिए उन्होंने अपने आप को मैदान से अलग कर लिया। सेम इसी तरह फारूक अब्दुल्ला हैं, उन्होंने भी इस गणित को समझ लिया कि जीत तो एनडीए के कैंडिडेट की होनी है, तो फिर खामो खां इस वोट के इलेक्शन में हार अपने नाम करके क्या फायदा। लेकिन यशवंत सिन्हा ये मैदान में उतरे, इनको शायद अभी तक ये अंदाजा नहीं था, और या इनको लग रहा होगा कि ममता बनर्जी का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी में ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट पर थे, ये भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं। और शायद विपक्ष ये दिखाना चाह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी से निकले हुए लोगों को हम देखिए किस कदर आगे बढ़ाते हैं, हम राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाते हैं। तो ख्याल अच्छा है, थोड़े दिन की खुशी भी अच्छी है, जब तक इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये भी खुश हो सकते हैं। लेकिन इनको ये गणित समझना होगा कि 48% एनडीए का वोट प्रतिशत है, 3% इसमें नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल है, और इसके अलावा 4% वाईएसआर है, और इसके अलावा जो जेडीयू है नीतीश कुमार इनकी पार्टी है, इनका वोट प्रतिशत भी काफी है जो 15 से ऊपर बैठता है। और इसीलिए
अब आपको बताएं तो बनना तय है राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू का। अब बात यह है कि आखिरकार फिर ये जसवंत सिन्हा ये क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से लग रहा है कि अगर समझदारी है तो ये विड्रॉल कर लेंगे। अभी हालांकि बता दूं नॉमिनेशन की तारीख 29 जून है, 30 जून को नाम वापसी की तारीख है। ये हो सकता है 30 जून को नाम वापसी ले या 29 जून को। जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कि अब ये भी अपने क्षेत्र से हट सकते हैं, इससे पीछे हट सकते हैं, क्योंकि लग गया है कि हार निश्चित है और इसलिए मैदान में आने के पहले ही ये सरेंडर कर देंगे, जैसे फारूक अब्दुल्ला और शरद पवार ने मना किया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि ऐसा होता है तो ये देश की पहली आदिवासी महिला होंगी और यह आदिवासी महिला दूसरी महिला भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। ये जिस घराने से आती हैं, मैंने जैसा कहा क्लर्क की नौकरी से इन्होंने शुरुआत की थी, उड़ीसा की जन्मी हुई है और इन्होंने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो बहुत संघर्ष किया है। जब ये विधायक बनी थी तो उड़ीसा से विधायक बनी थी, उसके बाद इनको मंत्री पद दिया गया। तो उस समय जो इन्होंने नॉमिनेशन फाइल किए था उसमें बाकायदा अपनी संपत्ति का विवरण देना होता है और उस विवरण में जो इन्होंने एक्चुअल में विवरण इनका लिखा था वो था 9 लाख रुपए कुल इनके पास संपत्ति है, जिसमें 4 लाख रुपए की देनदारी भी है। यानी कुल चल अचल संपत्ति इनके पास 9 लाख की थी, जिसमें 4 लाख रुपया इन्होंने किसी से लोन लिया था, वो लोन देना था। ये स्थिति इनकी थी। इतनी साधारण सी जीवन इन्होंने जिया है। और आपको बता दें कि ये राज्यपाल रही हैं झारखंड की, 6 साल से अधिक समय तक रही हैं। और जब जब ये राज्यपाल रही हैं तब तब ये एक राज्यपाल होते हुए भी आदिवासी क्षेत्रों में जाना, गरीबों के घरों में खाना, उनके बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करना, और जब ये विधायक थी उसके पहले ये फ्री में उन बच्चों को पढ़ाती थी। और इसलिए इनकी जो लोकप्रियता है वो वनवासी क्षेत्रों में बहुत अधिक है। वनवासियों के लिए बहुत ये चिंता करती हैं और उनके उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम इन्होंने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए किए हैं। और इसलिए राज्यपाल रहते हुए भी झारखंड में, क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जहां वनों में लोग रहते हैं, वनवासी कहलाते हैं, उन झारखंड में रहने वाले वनवासियों के लिए भी इन्होंने राज्यपाल रहते हुए बहुत काम किया है। और इनकी सादगी के राजनीति में इसलिए चर्चा होती है। मोदी जी इनको बहुत पसंद करते हैं और मोदी जी का पसंद का कारण यही है कि कोई ऐसा राजनेता जो अपने जीवन में तप, तपस्या और बलिदान के बेस पर आगे बढ़ा हो, ईमानदारी पूर्ण जीवन जीता हो, देश को सबसे ऊपर रखता हो और अपनी सनातन संस्कृति के बारे में विचार करता हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति यदि कोई होता है, और यहां आपको एक बात और मैं कॉमन बता दूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हमारे राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं एनडीए की, ये द्रौपदी मुर्मू, इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो ये कि दोनों ही शिव के अनन्य भक्त हैं। ये दोनों शिव जी के भक्त हैं। और अब जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस देश में, जैसा कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा से सब काम होता है, ये परमात्मा की इच्छा ही है कि वो इस तरह के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं जो सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता को संवाहक हो, उनको बढ़ाना चाहते हो और शिव जी के भक्त हो। तो शंकर भगवान, जैसा कहते हैं भगवान क्या करता है, किसी के सहारे काम करता है, किसी के माध्यम से काम करता है। तो भगवान शंकर की महिमा है कि उनके भक्त अब राजनीति में आ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ शंकर जी के भक्त हैं। इसी तरह अब आगे चलकर राजनीति में इसी तरह के लोगों का आगे आना जारी रहेगा। जहां तक मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो वो पहले से ही इस संस्कृति की पार्टी रही है कि हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उसके पहले जनसंघ थी, उसकी स्थापना इसी मुद्दे को लेकर हुई थी, क्योंकि इनकी जो मातृ संगठन है वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी विचारधारा है कि इस देश में जन्मा हर व्यक्ति भारत माता का सपूत या सुपुत्री है। हम सब एक ही मां की संतान हैं और इस भारत माता को, ये केवल धरती का एक टुकड़ा नहीं है, ये मां है। और इसको मां मान करके जो सेवा करे वो हम सबके साथ मिलकर काम कर सकता है। एक ही विचारधारा है। और इसके लिए जो आपको मैं बताऊं कि आरएसएस की भी
पसंद ये जो राष्ट्रपति की प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, ये पहली पसंद है और इसीलिए इनको प्रत्याशी के रूप में बनाया गया है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जब ये राष्ट्रपति बनेंगी उसके बाद आप देखेंगे कि एक तो सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो जनजाति हैं उन जनजाति क्षेत्रों में वाकई में उन लोगों को एक गर्व महसूस होगा कि आज जंगलों में रहने वाला, जनजातीय क्षेत्र कहलाने वाला, जनजाति जाति कहलाने वाला, जिनको हम ट्राइब बोलते हैं, ट्राइबल एरिया, उस एरिया से भी कोई आगे पहुंचकर राष्ट्रपति तक इस देश का बन सकता है। और यह संभव है सब हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के कारण। जहां एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वहां एक जनजातीय परिवार में जन्मा महिला जो क्लर्क से अपना जीवन शुरू करती है, वो राष्ट्रपति भी बन सकती है। यही हमारे देश की खूबसूरती है। बहरहाल इनका राष्ट्रपति पद पे बनना बिल्कुल तय हो चुका है और अब यह देखना होगा जसवंत सिन्हा कब मैदान से हटते हैं या फिर मैदान में डटे रहकर अपना अपमान कराने को तैयार रहते हैं। वंदे मातरम।